नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस बार दिल्ली फतह करने का दावा करने वाली बीजेपी अब अपने ही नेताओं और सहयोगियों के कारण घिर गई है। कुछ दिनों पहले तक पूर्वांचलियों के अपमान पर अरविंद केजरीवाल को घेरने पर तुली बीजेपी अब समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह पूर्वांचलियों के साथ खुद को खड़ा दिखाए और उनके वोट अभी दिल्ली में और बाद में बिहार में हासिल करे। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार में मैथिल ब्राह्मणों पर एक ऐसी भद्दी टिप्पणी की कि अब बीजेपी के कई नेता उनसे नाराज हैं और यहां तक कि जेडीयू ने भी उन पर कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर पहले से हमलावर है ही। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जीतने के बाद बीजेपी अब दिल्ली और बिहार जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन जीतने के लिए वो कैसी तिकड़में लगा रही है, इसका उदाहरण इस समय दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तमाम नेता जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसा नजर आ रहा है कि साजिशन दिल्ली चुनाव को दिशा से भटकाने की कोशिशें हो रही हैं और इस कोशिश में बीजेपी ही सेंटर पॉइंट में दिख रही है, यानी केंद्र में दिख रही है। कायदे से दिल्ली या किसी भी राज्य का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। रोजी रोटी, सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर, बुनियादी ढांचा, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढेरों ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने के दावे और वादे करके नेता चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि बीजेपी नेताओं की बातों पर तो ऐसा लग रहा है कि सभी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। याद कीजिए कि लोकसभा चुनावों में मंगलसूत्र चोरी करने और भैंस खोल कर ले जाने जैसी स्तरहीन बातें नरेंद्र मोदी करते थे और अब दिल्ली चुनाव से पहले रमेश बिधूड़ी ने आतिशी और प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणियां की। अब शहजाद पूनावाला भी उसी राह पर चल पड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर आरोप है कि उन्होंने एक टीवी बहस के दौरान अपने सहभागी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा पर उपनाम को लेकर, सरनेम को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान पर खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी पार्टी से पूनावाला पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि जिस तरह रमेश बिधूड़ी का नामांकन जोर शोर से दर्ज कराया गया है और उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, वैसा ही कुछ अब भी अगर हो जाए और शहजाद पूनावाला के साथ भी हो तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर अब घिर गई है, क्योंकि मनोज तिवारी की कार्रवाई की मांग के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि नेताओं को जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, क्षेत्र, भाषा, इन विषयों पर बोलने में संवेदनशील होना चाहिए। शहजाद पूनावाला से चूक हुई है। जो बयान उन्होंने दिया उससे पूर्वांचल के लोगों में गहरी नाराजगी है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कैसे हमला बोला है, आइए आप खुद सुन लीजिए संजय सिंह की जुबानी। सुनिए जरा। मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले ऋतुराज झा को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गालियां दी। मेरे भाई, ब्राह्मण समाज से आने वाले मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जो हमारे विधायक है, उनको गालियां दिया है बीजेपी ने। उसका भी बदला सूद समेत इसी चुनाव में जमानत जब्त करा के आपको लेना है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ 40 साल हमने दिल्ली में लगाया, दिल्ली को बनाया। क्या कर रहे हो यार? अपने श्रम से, अपने खून पसीने से। और आज हमको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हमारा नाम कटवाया जा रहा है, हमको रोहिंग्या कहा जा रहा है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, घुसपैठिया हो गए। हमारे विधायक को जो पूर्वांचल से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, ऋतुराज झा, उसको कल नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के रिपब्लिक भारत पे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गालियां देने का काम बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया। आपकी जिम्मेदारी है इनकी जमानत जब्त करा के इनको
तो शहजाद पूनावाला की टिप्पणी पर तो बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होगा तो वहां भी बढ़ सकती है। इधर जिस तरह से चुनाव आयोग पर कल राहुल गांधी ने हमला बोला था और उसके बाद दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बीजेपी की पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है, उस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। उसमें भी बीजेपी और चुनाव आयोग घिर गए हैं। पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था, पहले उसको सुनिए। I said clearly there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. We are not comfortable with the way the election commission is holding election. Almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge in front of the election commission. And I said clearly to the election commission that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see if they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the election commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the election commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list? Why will it damage the election commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the election commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility, and we might find it very difficult to accept this because we are the people who have put in place the election. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election. And it is the duty of the election commission to come clean, to give us the data we are. तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को साफ साफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला बोलते हुए। कल जब वो भाषण दे रहे थे वहां उन्होंने ये बातें कही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे। संजय सिंह ने एक पोस्ट लिखकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के गठजोड़ पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह लिख रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके बीजेपी के ट्वीट को रिट्वीट करने चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। ये बात यहां पर लिख रहे हैं संजय सिंह। चुनाव आयोग में दोस्तों इस पर सफाई आई है और चुनाव आयोग से सफाई आई है और कहा है कि इस पोस्ट को अनजाने में रिपोस्ट किया गया है। लेकिन इससे सवाल उठने बंद नहीं हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी एक बीजेपी के पोस्ट को, देखिए ये पोस्ट है बीजेपी के पोस्ट को चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो है DEO NDD, ये अगर रिपोस्ट करे स्टेट प्रेसिडेंट, ये देखिए श्री ये, तो आप क्या समझेंगे? ये साफ साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है और ये साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अब शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणियों से विपक्षियों को निशाना बनाना, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करना, ये सारी बातें बताती हैं कि दिल्ली चुनाव को भटकाने की कोशिशें हो रही हैं और ये काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं और उसका साथ चुनाव आयोग दे रहा है। ये भी दिख रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने का दावा करता है लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी लोकतंत्र को गुमराह करके सत्ता पर बैठना चाहती है? क्या विपक्ष उसकी ये कोशिशें नाकाम होने देगा? चुनाव से पहले कैसे बिगड़ गए हैं बीजेपी नेताओं के बोल, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और कैसे रची जा रही है चुनाव से पहले साजिशें? आइए सबका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और रामलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ शहजाद पूनावाला, गालियों की बौछार, वो भी पूर्वांचलियों के लिए, वो भी मैथिल ब्राह्मण झा, ऋतुराज झा, उनके ऊपर, और रमेश बिधूड़ी को आप देख ही रहे हैं, उनके बोल अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। परवेश वर्मा को आपने देख लिया, वो गोली मारो वाले मंत्री जी भी थे पहले, वो भी थे। तो ये सब कुछ यहां है बीजेपी में,
लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो बात, उस बात को की पुष्टि करते हुए यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी भी दिखाई देते हैं। आखिर किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव या ये देश, ये लोकतंत्र? जो चिंता कल राहुल गांधी, जो चिंता कल मल्लिकार्जुन खड़गे जता रहे थे, वही तो यहां दिखाई दे रहा है, उसके प्रमाण हैं। आप याद कीजिए कि क्या कुछ हुआ था वहां चंडीगढ़ में, आप याद कीजिए कि क्या कुछ हुआ था इसी हरियाणा के चुनाव के समय। सब कुछ हम लोगों ने देखा है। प्रेम कुमार जी। जी, आपके सवाल का जवाब देखिए, राहुल गांधी ने कल सवाल उठा करके दिया है, और वो जो लड़ाई इंडियन स्टेट से है वो इसी मायने में है, उसके सबूत हमारे सामने है। लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की सत्ता से नहीं, बल्कि ये इंडियन स्टेट जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, जिसमें हमारा पूरा सिस्टम शामिल है, जो जिनका नाम लेंगे आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए शामिल है क्योंकि आपने सही कहा कि जब मेयर का चुनाव चंडीगढ़ का पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस कल्प्रिट को एक दिन की भी सजा नहीं दी। पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, और ये लड़ाई जनता की है। जब चुनाव को पलटने वाला कल्प्रिट अगर मतलब बख्श दिया जाएगा, तो चुनाव को लूटने को आप आमंत्रित कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि दूसरे जगह भी ऐसा ही हो। तो फिर इसी से तो लड़ाई है कि आप आम आदमी कोई गलती करता है तो उसको जेल की सजा होती है, या पूरा चुनाव लूट रहा है उसको कोई सजा नहीं होगी। यह बड़ा सवाल। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी वही हमने देखा, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दूसरों को मुद्रा दोहन करना सही हो सकता है क्या? क्यों नहीं कोई कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने? यानी हम सवाल सुप्रीम कोर्ट से ही उठा रहे हैं। आप यहां देखिए, चुनाव आयोग ने अगर वो मुजरा, वो भैंस चुराना, वो तमाम तरह की बातों उस पर अगर संज्ञान लिया होता, तो क्या मजाल की बीजेपी के कोई दूसरे नेता या फिर दूसरे पार्टी के भी नेता कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की हिम्मत करते। और सत्ता पक्ष को तो डर ही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ आवाज नहीं सुन सकते, महिलाओं को हम वोटर लिस्ट में लाने, वोट अधिक से अधिक दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आपसे 2 दिन पहले रमेश भिदोड़ी ने उस दिन के 2 दिन पहले ही तो कहा था हेमा मालिनी और की तर्ज पर वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बना देंगे, और ये और दूसरी बातें कही थी रमेश भिदोड़ी ने। तो उस समय आपने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले है। अच्छा, आचार संहिता लागू होने से पहले आप पूरे प्रधानमंत्री से लेकर सब सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करवाते रहते हैं, वो भी वैसा ही है क्या? वो योजनाओं का शिलान्यास कर लो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले। जितनी गालियां देना दे दो आचार संहिता लागू होने से पहले। अब तो आचार संहिता लागू होने के बाद उसी व्यक्ति ने फिर से इनको आतिशी को फिर से कहा है कि हिरनी जैसी घूम रही है, और तरह तरह से अपमानित किया है। आप क्यों चुप हैं भाई? आप देख रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले भी रुपए बांटे जा रहे थे, आचार संहिता लागू होने के बाद भी रुपए बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग है कहां? इसी सिस्टम से तो लड़ाई लड़ने के लिए यही इंडियन स्टेट है, पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट है इलेक्शन कमीशन, और इसी से लड़ाई लड़ने के लिए बोल रहे हैं। नहीं लड़ाई लड़ी जाए क्या? बोला नहीं जाए क्या? इसलिए कि वो चुनाव आयोग है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट है तो हम सवाल ना उठाएं? ये है लड़ाई जिसको लड़े जाने की जरूरत है। क्यों लगातार सब चुनाव आयोग का के रहते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं? किसी को कोई डर नहीं है, शहजाद पूनावाला को कोई डर नहीं। आज आप चुनाव है, लोगों ने पकड़ लिया कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, झा को फला फला कहा उन्होंने, तो सब लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता किस डिबेट में बीते 2 साल से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरा लोगों कांग्रेस को गलत सलत नहीं कह रहे हैं और ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं। तो उनको इजाजत है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता नहीं लगी हुई है। तो चुनाव आचार संहिता नहीं लगी रहेगी तो कुछ भी बोलेंगे। ये कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इन्होंने पाकिस्तान से मिल करके नरेंद्र मोदी को हराने की साजिश करने की बात कह दी थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कह दी थी। तो जो मन में आएगा सो करेंगे। तो ये जो सिस्टम है सत्ता का संरक्षण कर रही है, सत्ता में जो है उनको कुछ भी बोलने की इजाजत दी हुई है, कोई रोक टोक नहीं। मोदी जी गलत बोलेंगे, चिट्ठी जेपी नड्डा को जाएगी, मोदी जी को चिट्ठी देने के कारण बताओ नोटिस करने का कि हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग को, जबकि मोदी जी स्टार प्रचारक होते हैं, आम नागरिक की तरह उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन वो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है मानो, उनको नोटिस नहीं देगा चुनाव आयोग। ऐसा पक्षपातपूर्ण चुनाव आयोग। भाई आप चुनाव की लिस्ट से जो नाम हटाए जा रहे हैं, जिसके नाम हटते हैं, अगर मेरा नाम हट गया मान लीजिए, तो हमसे ही पूछा जाएगा आपका नाम हट गया क्या? अच्छा कैसे हटा? आपने एप्लीकेशन दिया था कि नहीं दिया था? तमाम सवाल हमसे पूछे जाएंगे। लेकिन जिसने हमारा नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दिया उससे एक सवाल नहीं पूछा जाता है। तो नाम हटवाने वालों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इंटेंशनली आप अपने विरोधियों का नाम हटवाइए इलेक्टोरल लिस्ट से। यह चुनाव आयोग करवा रहा है। भाई क्यों नहीं उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं जो हटा रहा है इलेक्टोरल लिस्ट से नाम, वो भी संगठित ढंग से। एक घर में 48 आदमी के वोटर लिस्ट में नाम है, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। ये तमाम विसंगतियां दिख रही हैं। एक लाख वोटर, अब हमें याद है 47 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गए, 47 ही बढ़े थे, अगर संख्या गलत हो तो आप सुधार देंगे, तो वो बढ़ गए। तो ये कैसे बढ़ जा रहे हैं? ये जो चुनाव में 19 लाख ईवीएम गायब हैं, आज तक किसी ने चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। भाई 19 लाख ईवीएम अगर गायब है तो उसी से तो बेईमानी हो रही होगी। बेईमानी कोई पाकिस्तान से आदमी आके थोड़े करेगा, यही चुनाव आयोग का लोग बेईमानी करता है, दूसरा कौन बेईमानी करेगा? और कोर्ट बोलती है कि चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है। जब चुनाव आयोग पर भरोसा है तो चुनाव आयोग से कोर्ट क्यों नहीं पूछती कि वो 19 लाख ईवीएम कहां हैं? कोर्ट क्यों नहीं पूछता कि जो ईवीएम बना रहा है जो बीईएल कंपनी, उसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टर बन के या इनवाइटी बन करके क्यों डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद हैं? ये सारे सवाल हैं जो पूरे चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ाई की प्रासंगिकता को, उसकी जरूरत को मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसकी जरूरत को मजबूत करते हैं। और इंडियन स्टेट यानी ये जितने तमाम संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, जिसमें राष्ट्रपति भी हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी है, ये सब सारी संस्थाएं आखिर किस दिशा में जा रही हैं? कल राहुल गांधी यही तो बात कह रहे थे। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया था। जरा कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था वो आपको सुनाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों जिस बात को कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग नजर आता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नजर आती है। आखिर क्या ये चोरी और सीनाजोरी वाली बात है या कुछ और है? क्या यहां पे जो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कल कह रहे थे उन पर भले हमला बोला जा रहा है दूसरे ढंग से, और जानते हैं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए किस ढंग से हमला बोला जाता है, किस ढंग से लोगों के दिमाग को कुंद कर दिया गया है, लेकिन उन सब में जो बातें आती हैं वो और जो सच्चाई है वो तो सामने है ही। आखिर चुनाव आयोग का एक अधिकारी, चुनाव अधिकारी बीजेपी के पोस्ट को रिपोस्ट करता है, ये कितना जायज है? जरा सोचिएगा। प्रशांत टंडन जी के पास आऊं, लेकिन उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं। सुनिए जरा। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है? आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली। आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में
और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। एक तरफ मोहन भागवत पर जो हमला कल राहुल गांधी ने बोला था, मोहन भागवत के बयान पर उसकी भर्त्सना की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मोहन भागवत दूसरे देश में होते तो अब तक उन पर मुकदमा चलता, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलता। लेकिन राहुल गांधी उसके अलावा इंडियन स्टेट की बात भी कर रहे थे और यहां कैसे चुनाव आयोग से लेकर और खासकर चुनाव आयोग पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, वो भी आपने सुन लिया। और उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए अभी आप सुन रहे थे इधर मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन सामने बहुत सारी चीजें बिल्कुल उसी हिसाब से आती हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रशांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं प्रशांत जी, प्रमाण सामने हो और उसके बाद भी आखिर ये चल क्या रहा है प्रशांत जी? और आखिर किस चीज का जोर है इतना कि चीजों को दबाने छुपाने की कोशिश, लेकिन रिजल्ट अपने हिसाब से करने की साजिश भी रची जा रही है? क्योंकि यही बात तो राहुल गांधी कल कह रहे थे। जिस तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन का है, जिस तरीके का रवैया तमाम राज्यों की इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस का है, जिस तरीके का रवैया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, जिस तरीके से डी.वाई. चंद्रचूड़ के समय तक सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा था, वो सबको अगर आप देखिएगा तो ये कंपोनेंट्स किसके हैं? ये सब स्टेट ऑर्गन्स हैं और ये किसके लिए काम कर रहे हैं? एक खास राजनीतिक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। मैं सरकार के लिए की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार तो कोई भी पक्ष में होगी तो सरकार के प्रति सिस्टम का रुझान होता है, लेकिन इन लोगों इन संस्थाओं पे बैठे व्यक्तियों का आचरण राजनीतिक है, वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है। ये जो ट्वीट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का है, ये इसका सबूत है कि किस तरीके के विचारधारा के लोग सिस्टम के अंदर घुस गए। ये कह रहे इलेक्शन कमीशन की एक्सीडेंटल ट्वीट हो गया, तो एक्सीडेंटल ट्वीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? ये मशीन जब भी खराब होती है तो वो कमल का फूल ही क्यों निकालती है? वो हाथ का पंजा साइकिल या झाड़ू क्यों नहीं निकालती? लालटेन क्यों नहीं निकालती? कोई भी खराब ईवीएम जो है वो हमेशा कमल का फूल ही निकालती है। ये जो सिस्टम के अंदर जो घुसपैठ है वैचारिक, ये चिंता की बात है। देखिए, भारत के संविधान में जिसको कहा जाए कि होली काऊ, वो होली काऊ एक ही चीज है, भारत का संविधान। बाकी जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, सरकार सब संविधान के नीचे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। भारत के सिस्टम में संविधान सर्वोपरि है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सर्वोपरि है और जगह पे और तरीके का निज़ाम है। भारत का सिस्टम जो है उसमें संविधान सर्वोपरि है। और आप संविधान के प्रति जिस तरीके की दुर्भावना हम देखते हैं, और संविधान केवल लिखित शब्दों का नहीं, आप आचरण में, मान लीजिए कि हम भी बैठे हैं यहाँ पे, लाइव है इस वक्त, हजारों लाखों लोग सुनते हैं इस चर्चा को, तो हम कोई एक पक्ष लेते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, कोई किसी पे राय रखते हैं, लेकिन भाषा संयमित होती है, भाषा मर्यादित होती है। आपको भाषा के मर्यादा को लांघने का इजाजत किसने दे दी? वो ही है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। संविधान से आती है ये बातें, व्यक्ति की मर्यादा। ये जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या ये व्यक्ति की मर्यादा रख रहे थे? क्या बीजेपी के प्रवक्ता या दूसरे प्रवक्ता जो उस कार्यक्रम में थे वो उनकी मर्यादा रख रहे थे?
और इस तरीके के डिबेट, जिसको मुर्गा लड़ाई कहा जाता है, ये रोज शाम को होता है वहां पे उस मीडिया में, और सिर्फ नफरत फैलाने का काम होता है। सरकार का पक्ष और समाज को बांटने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम वहां होता है। अब ये होता है कि बीजेपी से गलतियां क्यों हो रही हैं, क्यों रमेश बुधियोड़ी कभी कुछ कह देते हैं, कभी कोई शहजाद पूनावाला कह देते हैं। इसका सिर्फ एक सीधा सा जो मतलब समझ में आता है कि बीजेपी के पास एक कोई, जिसको कहते हैं की मैसेज, कि क्या पैकेज लेके वो दिल्ली के इलेक्शन में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ उनका क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, उनका ऑफर क्या है, पैकेज क्या दे रहे हैं जनता को, शीला दीक्षित के डेवलपमेंट पर उनकी क्या राय है, ये बीजेपी ने तय नहीं किया है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। तो जब स्पष्ट नहीं होगा तो जो प्रवक्ता टीवी चैनलों पे आएंगे, जो भाषण देंगे लोग, वो उस लाइन पे नहीं चलेंगे जो लाइन तय की हुई है, वो फिर अपने मन की बात करेंगे। तो बुधियोड़ी जी जब मन की बात करेंगे तो ऐसी होगी जैसी की हो रही है, शहजाद पूनावाला जब मन की बात करेंगे तो ऐसी होगी जैसी की दिखाई दे रही है, एक भद्दी गाली के तौर पे। तो बीजेपी के पास कोई एक सेंट्रल थीम नहीं है दिल्ली के चुनाव में लड़ने के लिए जी। अब वो सरकारी सहयोग से, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से कुछ हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है कि इलेक्शन कमीशन डेटा क्यों नहीं दे रहा है, और इस बात का कोई कन्विंसिंग जवाब हो भी नहीं सकता है कि 5 साल में कुछ लाख वोट, 5-6 लाख वोट बढ़े महाराष्ट्र में, और 5 महीने में 47 लाख लोग वोट बढ़ गए। ये कहां से आ गए नए वोटर? ये 80 लाख से ऊपर वोटर जो है लोकसभा के इलेक्शन में जुड़ गए थे, ये कहां से जुड़ गए थे? इलेक्शन कमीशन को इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए, केवल शायरी सुनाने से काम चलेगा नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसका पोल परसेंटेज ही केवल दिया है, एक्चुअल वोटिंग क्यों नहीं, एक्चुअल वोट नंबर ऑफ वोट क्यों नहीं देंगे वो जी। इलेक्शन कमीशन ने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसने ये ट्वीट किया बीजेपी के पक्ष में? उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना, पब्लिक डोमेन में आ गया है। पूरे इलेक्शन कमीशन की साख को वो सवाल खड़े कर रहा है, वो एक ट्वीट। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो करेंगे भी नहीं। ये सब बातें बीजेपी के पास जो है, इसलिए वो नफरत की बातें आ जाती है। दूसरी बात देखिए, जो अभी नॉमिनेशन होना शुरू हो गए हैं, संदीप दीक्षित का हुआ नॉमिनेशन, और भी नेताओं के हुए। राहुल गांधी, मुझे लग रहा है शायद, जो खबर मुझे आ रही है कि 19 तारीख को दोबारा एक पब्लिक मीटिंग में होंगे दिल्ली में। तो इलेक्शन में अब गर्मी बढ़ रही है, और जिस तरीके का ट्रेंड अभी मुझे दिख रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस को 10% से 15% के आसपास वोट मिल जाता है तो दिल्ली हंग असेंबली की तरफ जाएगी। इतनी छोटी असेंबली भी हंग असेंबली की तरफ जा सकती है। तो दिल्ली में तो इस तरफ चीजें बढ़ रही हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2013 का चुनाव आप याद कीजिए, उस वक्त भी हंग असेंबली जब पहली बार आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी बनाकर आई थी और कांग्रेस के बलबूते वो सत्ता पर काबिज हुए थे अरविंद केजरीवाल, और 49 दिन 49 डेज की उनकी सरकार थी। उसके बाद 1.5 साल बाद फिर से चुनाव 2015 में, 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, बिल्कुल ज़बरदस्त बम्पर जीत थी। फिर 2020 में भी बम्पर जीत, 68 सीटें, और उसके बाद अब 2025 का चुनाव, और इस 2025 में
आखिर क्या होगा? क्या हंग असेंबली, जैसा बता रहे हैं प्रशांत जी, उस दिशा में दिल्ली का चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या आम आदमी पार्टी पर पूरा का पूरा भरोसा है? राहुल गांधी कितनी मेहनत करते हैं ये देखना होगा, कांग्रेस पार्टी कितनी मेहनत करती है, उसके कार्यकर्ता कितनी ईमानदारी के साथ सड़कों पर निकलते हैं ये देखना होगा, और साथ साथ बीजेपी कितनी साजिशें रचती है। साजिशें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिर ये हो क्या रहा है? सत्ता सब कुछ तो आपके पास है, उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का जवाब देने की जगह अगर चुनाव अधिकारी ही बीजेपी के पोस्ट को रीपोस्ट करे तो इसको क्या माना जाए? अगर चुनाव अधिकारी ही अगर काउंटिंग के वक्त धांधली करे, जैसा हुआ था चंडीगढ़ में, तो फिर क्या कहा जाए? पानीपत में जो कुछ हुआ आपने वो भी देखा था। तो सब कुछ आखिर भरोसा कैसे करें? और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ट्रोल करने वाले लोग ट्रोल करते हैं। सच्चाई जो है वो आपके सामने है। आर्टिकल 12 यही तो कहता है। स्टेट क्या है जरा समझिएगा, और जिसकी बात लगातार कही जा रही है। खैर, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या ईमानदारी के साथ चुनाव की कोई उम्मीद हम कर सकें? करें हम उम्मीद? या राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं और वो सब कुछ सामने आ रहा है, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? मूली का सीजन है इसलिए मूली कह रहा हूं। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जी ने तो अभी बहुत खुल करके उन बातों को रखा है। हम लोग बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं तो बहुत सारे तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ आते हैं। हो सकता है कि उनके पास जानकारी थोड़ा देर से पहुंच रही हो, लेकिन हम लोग जब जमीन पर होते हैं तो वो सारी चीजें महसूस करते हैं, देखते हैं। और ये बात लंबे समय से, कोई आज की बात नहीं है, या एक महाराष्ट्र के चुनाव की बात नहीं है, हरियाणा के चुनाव की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी लगातार ये बात कहते रहे, और प्रशांत जी और अमलेंदु जी तो बराबर ये कहते हैं कि 100 सीटें बेईमानी से जीती गई हैं लोकसभा चुनाव में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, एक पक्ष के रूप में वो काम कर रहा है, वो एक बीजेपी के एक्सटेंशन के रूप में, एक संगठन के रूप में काम कर रहा है। उसकी वो भूमिका नहीं है जो एक खेल के मैदान पर एक प्रहरी की भूमिका होती है, रेफरी की भूमिका होती है, वो कतई भूमिका नहीं है। और इसीलिए चुनाव आयोग को लेकर के जन सामान्य में भी अब कोई प्रतिष्ठा नहीं बची। देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, वो अपने कानून से, अपनी मर्यादाओं से, अपनी परंपराओं से बंधी होती है, और उसकी भी एक लोकलाज होती है। बहुत सारी चीजें हैं जहां गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन हमेशा एक संस्था हो, एक व्यक्ति हो, वो कोशिश करती है कि जो गड़बड़ियां हैं वो पब्लिक में ना जाए। कई बार गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये गलतियां नहीं। चुनाव आयोग, मैं ये मानता हूं कि भाई ये भी मनुष्य है, मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल नहीं है राजीव कुमार जी, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये गलतियां नहीं हैं, इनको बाकायदा किया जा रहा है। और जिस साजिश की आप बात कर रहे हैं, ये साजिश खुल्लम खुल्ला हो रही है। अब आप इसको साजिश भी नहीं कह सकते, यहां तो खुला खेल फरुखाबादी है। जो करना है तो कर लीजिए, आपको हम तो करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर पड़ता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में, और वो भाषण में बार बार उद्धृत करता हूं और मैं अपील भी करता हूं आपके दर्शकों से कि उस भाषण को जरूर पढ़ें। और मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि 20वीं शताब्दी के 10 सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से वो एक है। उस भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि अगर लोगों का विश्वास संस्थाओं के प्रति दरकता है, और वो सोशल डेमोक्रेसी की बात ज्यादा कर रहे हैं कि अगर सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती है, और उसमें ये सब है कि आप वोट को खरीद रहे हैं, कहीं आप जूता दे रहे हैं, कहीं आप सोने की चेन दे रहे हैं, इससे लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। आज वो स्थितियां हम लोगों के सामने हैं
कि जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही खतरे में है, उनको बचाने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर थी, जिनके कंधों पर थी, अव्वल तो देश का प्रधानमंत्री और सरकार, देखिए सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार लोगों की होती है, संविधान के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। आप किसी पार्टी से हो सकते हैं और इस देश की विरासत ये कहती है कि नेहरू जी से लेकर के और आप चले आइए मनमोहन सिंह तक बराबर उन मर्यादाओं का ख्याल रखा गया है। विपक्ष को एक विपक्ष के तौर पर ही देखा गया, दुश्मन के तौर पर कभी नहीं देखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे जब उनको यूएनओ में भेजा गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से। ये लगातार ख्याल रखा गया और हमेशा, चाहे विदेश नीति का मामला हो, इकोनॉमिक मामला हो, एकजुटता हमेशा से रही है। अब जब इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हो रहा है और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती तो वो शायद सर्वदलीय बैठक करके ये चिंता करती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोक विश्वास कमजोर होता है और लोक विश्वास कमजोर होने का मतलब है कि डेमोक्रेसी पर खतरा बढ़ता है। लेकिन इसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो डेमोक्रेसी को खत्म ही करना चाहते हैं। उनके लिए डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता तानाशाही वाली है। अभी तो चूंकि वो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जरिए संविधान सभा में ये मूल्य निर्मित हुए, संविधान निर्मित हुआ कि लोकतंत्र ऐसे चलेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी होगी। अब उन चीजों को खत्म करना धीरे धीरे ये खेल है। और ये आरएसएस का तो 100वां साल है, उनको साहब हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है, संवैधानिक राष्ट्र और रिपब्लिक से क्या लेना देना है। और मोहन भागवत है कौन? राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा मैं उसको और बढ़ा देता हूं। मोहन भागवत जब ये कहते बिल्कुल इतनी सुरक्षा मिली हुई है, क्यों उनको इतना सम्मान मिला हुआ है, अव्वल तो ये होना चाहिए कि इस आदमी को ये सब सम्मान नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को रखे। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होता है, जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से लोक विश्वास कमजोर होता है और लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त, और आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ जब लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है की बात होती रही पिछले साल भर से, खासकर संविधान और विपक्ष संविधान के मुद्दे को काफ़ी आगे बढ़ाता रहा। और वैसे में अगर इस वक्त जब चुनाव का समय है, राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उस भाषण में जो चुनाव आयोग जैसी संस्था के ऊपर जो आरोप लगाए, जैसे सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब देने की जगह अगर चुनाव आयुक्त पहले बहुत ही गंदे ढंग के शेरो शायरी सुनाते हों और उसके बाद वही सारी चीज़ें होती हैं जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिन चीज़ों को सामने लाया जाता है। एक तरफ जो बयान है वो बहुत ही दुखद हैं, वो बीजेपी के नेताओं के, चाहे वो शहजाद पूनावाला का बयान हो, चाहे वो परवेश वर्मा का बयान हो, चाहे वो रमेश बिधूड़ी का बयान हो, ऐसे कई सारे बयान आए। वो आप लोगों ने देखा, चुनाव का वक्त है अभी, और भी उम्मीद रखिए कि और भी बहुत सारे ऐसे बयान आएंगे जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। एक नहीं कई ऐसे मौके आए जहां चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए थी, लेकिन वहां निष्पक्षता न दिखाकर चुनाव आयोग के ही कुछ लोग, चुनाव से जुड़े हुए लोग, आयोग से जुड़े हुए लोग ही बीजेपी का साथ देते हुए नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे आता है अमलेंदु उपाध्याय जी कि जब ईवीएम की भी बात आती है तो जब बटन दबता है तो उसमें कमल का ही निशान क्यों आता है? कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि कमल का निशान ही, तो अगर कोई रिपोस्ट करता है चुनाव अधिकारी तो वो बीजेपी की जगह पे किसी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का पोस्ट नहीं रिपोस्ट कर रहा है, वो भी बीजेपी के पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा है। निशान भी आता है तो कमल का ही निशान दबाने, ईवीएम के बटन को दबाने पे आता है। आखिर हो क्या रहा है? और ऐसे में क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए इन सब चीजों की, क्यों नहीं निष्पक्षता की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं इंडियन स्टेट की बात होनी चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल राजीव जी, बात होनी चाहिए, इंडियन स्टेट की भी बात होनी चाहिए, चुनाव आयोग की बात होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी इंडियन स्टेट का ही हिस्सा है और चुनाव आयोग जो बदमाशियां कर रहा है इस तरीके की, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो रही है। देश अब सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग से सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है देश कि भाई साहब आप ये जो सब कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्यों करते हैं? किसी दूसरे के लिए भी कर लिया करो, कभी रामदास आठवले की पार्टी के लिए कर लिया करो भाई, चलो
कांग्रेस से परेशानी है, आम आदमी पार्टी से परेशानी, समाजवादी पार्टी से परेशानी है, रामदास आठवले से तो परेशानी नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के साथ ही कर लिया करो, उनकी भी एक आध कभी कर लिया करो, उनकी पोस्ट रिट्वीट कर दिया करो। तो भाजपा का ही क्यों रिट्वीट करते हो? और ये मशीनें जो उगलती हैं तो ये भाजपा का ही क्यों उगलती हैं? ठंड लगती है ना गर्मी लगती है तो ये भाजपा के लिए तो नहीं लगती, बाकी सब जगह के लिए क्यों लग जाती है इनको ठंड और गर्मी? तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर राजीव जी उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को इसके सवालों के जवाब देने होंगे। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव जी, उन्होंने जब चुनाव की घोषणा की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और उससे पहले 45 मिनट जो उन्होंने प्रवचन दिया और जो अपनी सफाई पेश करी, उसी समय ये बिल्कुल आभास हो गया था कि वो दिल्ली चुनाव में गड़बड़ियां चुनाव आयोग करेगा और वो उसकी एक तरीके से मुनादी जो थे वो कर रहे थे कि हाँ हम करेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। ये उनका भाव जो था, वो टोन था उनका, वो गंदी गंदी जो शायरी सुना रहे थे, उस गंदी गंदी शायरी का टोन ही ये था जब वो कह रहे थे कि आरोप तो लगते रहेंगे और दस्तूर है और समय है, जाने क्या क्या जो बता रहे थे कि हम जवाब देंगे। तो अब तो खैर वो फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि मोदी जी उनको राष्ट्रपति बना दें, तो उसके बाद फिर दूसरी सरकार आ भी जाएगी तो राष्ट्रपति की जांच कैसे कराएगी? तो बच जाएंगे राजीव कुमार जी, तो उनकी जांच नहीं हो पाएगी, घपले घोटाले सब नहीं खुलने पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम साउथ कोरिया का देख रहे हैं, वहां तो राष्ट्रपति भी गिरफ्तार हो रहा है। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि अगर गड़बड़ी आप करेंगे तो यहाँ भी कुछ होने लग जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट ही राजीव जी हिल जाएगा, और राहुल गांधी जो इंडियन स्टेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इंडियन स्टेट से उनकी लड़ाई है, अगर ऐसी चीज होगी तो फिर इंडियन स्टेट के जो कारिंदे हैं और जो इंडियन स्टेट के लोग बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि फिर एक विद्रोह की स्थिति देश के अंदर होगी। और मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो हरकतें हैं, ये देश को उसी तरफ ले जाने की कोशिश है कि देश एक गृह युद्ध की तरफ जाए और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। ये शायद इस तरीके की कार्रवाई करना चाहते हैं, और इसका मकसद भी राजीव जी ये है कि किसी तरीके से संविधान के प्रति लोगों की जो है वो अनास्था पैदा हो, संविधान से लोगों की आस्था हटे कि भाई ये संविधान किस काम का है जब राजीव कुमार इतना सब घपला कर ले रहे हैं। हम वोट देकर आते हैं, किसी को सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ऐसा ही हो रहा है, लोगों के मन में ये सवाल लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जिस संविधान को राहुल गांधी दिखा रहे हैं उस संविधान के प्रति लोगों की अनास्था पैदा हो जाएगी कि भाई ये संविधान किस काम का रह गया जब राजीव कुमार ये सब कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं। तो ये सब इसी तरफ ले जाने की इससे कोशिशें राजीव जी हो रही। दूसरा राजीव जी ये कि ये पहला वाकया नहीं है और आखिरी वाकया भी नहीं है चुनाव आयोग का। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था और आम आदमी पार्टी के ही कुरुक्षेत्र से जो प्रत्याशी थे, शायद सुशील गुप्ता नाम था उनका, मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है, उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट, बिल्कुल कुरुक्षेत्र, मैं पानीपत कह दिया था, मुझे वो ध्यान आ रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र से थे सुशील गुप्ता जी। तो उन्होंने जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब डाला परमिशन के लिए, तो उसपे भद्दी गालियां लिखकर उनको जवाब दे दिया गया कि तुम्हारी ये अर्जी खारिज की जाती है, और फिर बता दिया गया कि वो सोशल मीडिया जो बाहर की कंपनी देखती थी उसको बदल दिया गया। अरे भाईजान, अगर बाहर की कंपनी तो आपका चुनाव आयोग का सोशल मीडिया देख रही है, बाहर की कंपनी जो वो रिट्वीट कर दे रही है, तो फिर सारा चुनाव भी बाहर की कंपनी कर रही होगी, मशीनें भी सब बाहर की चुनाव कंपनी के पास है। और ये आ चुका है कि जो रखरखाव का जिम्मा है मशीनों का वो बाहर की कंपनियों के पास है, आरटीआई से निकल के आ चुका है। तो जब सब कुछ बाहर की कंपनियों के जिम्मे है, हो सकता है वो अडानी की कंपनी हो सकता है वो जॉर्ज सोरोस की कंपनी हो सकता है वो एलन मस्क की कंपनी हो, किसी की भी कंपनी हो सकती है, आईएसआई की भी हो सकती है, किसी भी कंपनी हो सकती है। तो अगर ऐसी कंपनियां हैं वो सब ये देख रही हैं, तो फिर चुनाव व्यवस्था का मतलब क्या रह गया? चुनाव आयोग आखिर है किस लिए? तो ये बहुत सारे सवाल राजीव जी उठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा बिगड़ रही है राजीव जी, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि सबको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसी भाषा बोलकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो शहजाद पूनावाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, रमेश भदौरिया प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं नरेंद्र मोदी जैसी भाषा बोलकर। तो ये सब जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। और शहजाद पूनावाला तो कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की जब वो घोषणा कर चुके थे, तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी में, जब नरेंद्र मोदी जो है वो उनका बाकायदा मंच से नाम लेते हैं कि शहजाद पूनावाला ने बड़ा बढ़िया काम किया, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो शहजाद पूनावाला प्रधानमंत्री बनना क्यों नहीं चाहेंगे? तो शहजाद पूनावाला ने सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है कि मोदी जी आप जहां तक जा सकते हैं मैं उससे भी नीचे जा सकता हूं, इससे प्रधानमंत्री बनने की अब जो बारी है वो शहजाद पूनावाला की। राजीव जी अब यही लगता है। बिल्कुल शहजाद पूनावाला हों या और भी नेता बीजेपी के, आखिर उनके बोल क्यों बिगड़ जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे, एक बार फिर से जरा राहुल गांधी के उसी बाइट को सुनाइए। हालांकि उसके साथ म्यूजिक है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुनाइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लगातार राहुल गांधी उस पर हमला कर रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। हमला कहना शायद ठीक नहीं होगा, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कितना जवाब देता है ये आने वाला वक्त बताएगा।
चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी, अभी भी एक याचिका लगी है। जयराम रमेश की याचिका, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी याचिका लगी है और चुनाव आयोग से अभी जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें भी कुछ नियम कायदे जो बदले गए हैं उसको लेकर है। हालांकि राजीव कुमार इसकी भी सफाई देते हुए नजर आए थे, आप याद कीजिए जब दिल्ली चुनाव की घोषणा उन्होंने की थी। तो खैर, लेकिन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं यानी जो वोटर्स हैं, उनकी अदालत में भी बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठाए जा रहे हैं। हम आप जैसे वोटर्स तो सवाल उठा ही रहे हैं। कुछ लोगों को भले अच्छा लगता हो क्योंकि उनकी पार्टी जीतती है। सवाल बहुत सारे हैं। पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं एक बार, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। I said clearly there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. We are not comfortable with the way the election commission is holding election. Almost a crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge in front of the election commission. And I said clearly to the election commission that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see if they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the election commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the election commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list? Why will it damage the election commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the election commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility, and we might find it very difficult to accept this because we are the people who have put in place the election. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election, and it is the duty of the election commission to come clean, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, in which they are refusing to give us. सीधा सीधा सवाल है, सीधा सवाल। क्लियर बताइए, साफ साफ बताइए। ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं राहुल गांधी। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको कि ये सारे सवाल ऐसे ही रह जाएंगे? काम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? जी देखिए राजीव जी, कुछ समय पहले तक क्या राहुल गांधी भी इतनी बात बोल पा रहे थे ईवीएम के खिलाफ? मध्य प्रदेश का चुनाव जब कांग्रेस हारी, हम सब चौंके थे। छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी, हम सब चौंके थे। इन दोनों जगहों से हजारों शिकायतें चुनाव आयोग के पास पेंडिंग पड़ी थी। उन शिकायतों का निपटारा हुए बगैर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। हम सब चौंके थे। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी को भी इस भाषा को स्वीकार करने में वक्त लगा। राहुल गांधी को भी ईवीएम और पूरे चुनाव सिस्टम पर एक दृष्टि देने में वक्त लगा। और ये जो वक्त लगा है, ये कुछ अनुभवों के साथ, कुछ सबूतों के साथ और कुछ उस विश्वास के साथ कि चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है, ये जनता का में ये विश्वास पैदा हुआ है। तब पॉलिटिशियन में ये विश्वास आया है। अब इसका फ्लो समझिए। राजनीतिज्ञ अकेले अपने मुंह से बोलते रहेंगे चुनाव में धांधली हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता जब बोलती है और उनकी बात जब राजनीतिज्ञ की जुबान पे आती है, तब फर्क पड़ने लगता है। यही फर्क दिख रहा है। जो भाषा राहुल गांधी की है, जो इस विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, सवालों में तथ्य हैं, सवाल ही अपने आप में तथ्य हैं, तो ये इसलिए आया है कि देश की जनता अब उस चीज को महसूस करने लगी है कि हमारा चुनाव जो है वो कोई अपहरण कर रहा है। हम जिसको वोट देते हैं उसको वोट नहीं जा रहा है। ये बात अब राहुल गांधी की जुबान पर जो आई है, ये जनता की आवाज है। भाई, मरकरवाड़ी छोटी मोटी घटना नहीं थी। यहाँ की जनता ने अपने चुने हुए विधायक के लिए, विधायक जो चुने गए उनको हमने वोट नहीं दिया, ये क्यों कागज पे दिख रहा है? हमने तो वोट दिया था।
जो हमारे विधायक चुने गए सारे गांव के लोगों ने, अलग अलग गांव के लोगों ने दिया और हमारे गांव के लोगों ने नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये उस गांव की पीड़ा थी, लेकिन उसको साबित होने नहीं दिया गया, उससे क्या है, लेकिन साबित तो हो चुका है। इसी तरीके की बातें आज भी बहुत सारे लोग कह देते हैं भाई। उमर अब्दुल्ला भी कह देते हैं कि वहां उनके यहाँ चुनाव में कोई सवाल नहीं उठे। ठीक है, आपके यहाँ चुनाव में धांधली की शिकायतें नहीं पहुंची, इतना ही तो है, लेकिन इससे धांधली नहीं हुई ये साबित नहीं होता है। धांधली हरियाणा में आप देखिए, वो रानिया गांव जो है उदाहरण है, 9 बूथों पर पूरा 4,25,000 रुपया जमा करने के बाद पैट का मिलान करने के लिए प्रत्याशी पहुंचा। एक पहला ईवीएम निकाला गया, उसका डाटा डिलीट कर दिया गया और उसके बाद कहा कि इसमें मॉक पोल करा लीजिए। तो उसने प्रत्याशी ने बोला कि हमने मॉक पोल कराने के लिए थोड़े 4.25 लाख रुपए दिए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार अपना हक है हमारा कि वीवीपैट का मिलान कीजिए। बाकी ईवीएम को उन्होंने खोलने से बोला हम नहीं शामिल होंगे, खोलने की जरूरत नहीं है, चले गए। अब चुनाव आयोग वीवीपैट का मिलान करने के बजाय उसका डाटा डिलीट कर रहा है। तो ये सवाल है, ये सवाल क्या चुनाव आयोग पर नहीं उठेंगे? चुनाव की प्रक्रिया में बेईमानी हुई, इसकी तस्दीक नहीं करती है क्या? तस्दीक होने लगी है और इन्हीं उदाहरणों से होने लगी है। इसलिए राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है। और ये चुनाव आयोग भी इंडियन स्टेट ही है, पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट है, जिसके खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम ये कह रहे हैं बार बार, क्या हो रहा है, वहां पर हम जाएंगे और आने वाले समय में हमेशा ये बात कही जाएगी। राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया है इंडियन स्टेट बोल करके। हमारी लड़ाई सत्ता के खिलाफ है और इवन इंडियन स्टेट इटसेल्फ के खिलाफ भी है। ये बात बोल के जरूर बहुत इंटेलेक्चुअल्स का दिमाग घूम गया है कि कैसे क्या बोलें, लेकिन बात अब समझ में आ रही है। इंडियन स्टेट का मतलब चुनाव आयोग है, इंडियन स्टेट का मतलब ईडी है, इंडियन स्टेट का मतलब सीबीआई है, इंडियन स्टेट का मतलब राष्ट्रपति भी हैं, जो कि देश में मणिपुर हो रहा है राष्ट्रपति। क्या जरूरत है इस पोस्ट की? गरिमा खत्म हो गई भाई। इस पोस्ट की आवश्यकता है कि नहीं, ये सोचने का समय आ गया कि मणिपुर में सब कुछ हो रहा है, न सरकार जिम्मेदारी लेती है, हिंसा लगातार जारी है, तो राष्ट्रपति के होने नहीं होने का क्या मतलब है? तो ये इंडियन स्टेट से लड़ाई का सवाल पैदा होता है कि बड़े बड़े इश्यूज उस पर राष्ट्रपति मौन है। आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं और उनको बार बार बताया जाता है कि हमने देश को एक आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति दिया, लेकिन राष्ट्रपति जी आदिवासी के पेशाब करने की घटना पर भी जुबान नहीं खोल पाती हैं। तो फिर उनके एक आदिवासी को उस जगह पर प्रतिष्ठित करने का जो एम बताया जाता है, वो एम भी फेल होता है, वो भी ढकोसला नजर आता है। तो ये इंडियन स्टेट का मतलब है। इंडियन स्टेट का मतलब एक और है कि ये विधायिका जो तालियां बजा करके 3 कृषि कानून को पास कर देती है, वोटिंग करने की जो जरूरत है, गरज है, उसको स्पीकर चेयरपर्सन होने नहीं देता है। और इसका मतलब यह भी है कि उसी कानून को तालियां बजा करके वापस ले लेती है, कोई चर्चा होने नहीं दी जाती है। यह भी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का एक उदाहरण है। क्यों नहीं लड़ा जाना चाहिए इस स्थिति के खिलाफ? तो राहुल गांधी ने पूरी पिक्चर स्पष्ट कर दी है। चुनाव आयोग तो हर जगह कल्प्रिट बना हुआ दिख रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने से लेके ईवीएम के संचालन से लेके ईवीएम की वो तस्वीरें जो महमूद प्राचा बार बार दिखाते हैं, जो उन्होंने अपनी हासिल की है, जिसमें ईवीएम ले जाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम से खोल करके, उस तस्वीर पर भी तो बोले चुनाव आयोग कुछ। वो क्यों ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाली जा रही, कैसे ताले टूट जाते हैं, कैसे वहां बिजली खत्म कर दी जाती है, काट दी जाती है, सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है, अंधेरे में काम होता है, सारी सबूत सामने, उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है। ये भी इंडियन स्टेट से ही लड़ाई का सिलसिला है जो आगे लड़ना पड़ेगा, और जिसको जहां जो चुनौती देना हो दे दे। आज ये इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई है। आज मजा ले किसी की, कोई मोहन भागवत के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ले कोई अफसर,
यह भी इंडियन स्टेट के साथ में आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत है कि मोहन भागवत के खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई संस्थान नोटिस नहीं दे सकती। यह भी इंडियन स्टेट की सत्ताधारी दल के साथ मिली भगत है। लड़ाई यहीं पर है, लड़ाई यहीं लड़नी पड़ेगी। इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा, इसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमने जो आजादी में पाया था, हम बीते 10 साल में हमने उसको खोया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इंडियन स्टेट्स जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है वो उसको कमज़ोर किया जा रहा है, इसकी बात ज़रूरी है यहाँ पे, और इसके ज़रिए ये समझना ज़रूरी है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। क्या अब चुनाव पे चर्चा करना छोड़ दें या इसकी चर्चा की जाए, इतनी की जाए कि कम से कम जो लोग चोरी कर रहे हैं वो डरें? प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो बहस है इंडियन स्टेट को लेकर या संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, ये लंबे समय से है और अब वो वहां पहुंच गई है जब इस पे देश भर में विमर्श होना चाहिए। और ये केवल और केवल एकमात्र बीजेपी को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं है, उसका दूसरा एक मंसूबा है जो आरएसएस लेकर चल रही है जी। वो है सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखना और उसी के जरिए आर्थिक और राजनीतिक यथास्थिति को बनाए रखना। ये धीमे धीमे इसी तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इंडियन स्टेट जो है, जो अभी संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो अदालतें हो, आप देखिए कि वो किस तरफ किसको जमानत देते हैं, किसको नहीं जमानत देते। संविधान में पर्सनल लिबर्टी का जो क्लॉज है, जो सुविधा है नागरिकों के लिए, वो किसी बीजेपी समर्थित पत्रकार पर तुरंत लागू हो जाती है, लेकिन किसी एक्टिविस्ट पे लागू नहीं होती, किसी छात्र नेता पर लागू नहीं होती, चाहे वो 4-5 साल से जेलों में हो। तो ये दिखाई दे रहा है एक रुझान कि एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी में बैठे हुए कुछ लोगों ने, चुनाव आयोग ने ले लिया है। ये केवल सरकार का पक्ष नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। मुझे राजीव कुमार जी के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का, रुझान का की जानकारी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा उनके रिटायर होने के कुछ महीने बाद तक कि वो उनकी सामाजिक गतिविधियां क्या रहती हैं, वो क्या लिखते पढ़ते बोलते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि भगवान राम ने उनसे जजमेंट लिखवाया था। तो ये जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, ये रिटायरमेंट के बाद दिखाई देगा और उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि उससे लगता है कि आपने अपनी कुर्सी में बैठते हुए जब न्याय कर रहे थे तो आप किस तरीके की विचारधारा से प्रभावित थे। तो देखेंगे 29 ये फरवरी के महीने में रिटायर होने पर उनका क्या रुख रहता है। फरवरी के बाद एक बात, दूसरी बात की देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात है, हरियाणा के इलेक्शन की बात है, लगातार ये बात होती रही है कि इलेक्शन में धांधलियां हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग सबसे बड़ा काम जो नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। ईवीएम या वोटर लिस्ट, इन सबसे बड़ा घोटाला जो है वो लेवल प्ले फील्ड का है कि चुनाव आयोग इंश्योर ही नहीं करता कि लेवल प्ले फील्ड हो जी। ये सबसे बड़ा घोटाला है कि वो आंख बंद कर लेता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए इस देश में। अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को कह रहे हैं कि वो आपकी बेटियां उठा के ले जाएंगे, तब इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर लेता है। जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप पढ़ेंगे
तो उसका पहला ओपनिंग सेंटेंस ही यही है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। तो ये सब जो है वो बहुत गंभीर मसले हैं जिस पे चर्चा पूरे देश में अब होनी चाहिए, दिल्ली के इलेक्शन समेत। और दिल्ली के इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक देखिए दिल्ली के इलेक्शन जब घोषणा होती है, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग 11-12 साल बाद भी, 13 साल बाद भी शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। ये काम जो है ये बोलता है। और उसी तरह आप देखिए कि जहां जैसे ही वो महाराष्ट्र की बात करना जरूरी है, जहां कल एक बड़े फिल्म स्टार सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ है जी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उनके गले में चाकू लगा हुआ था, सर्जरी करके निकाला गया। ये ऐसी घटनाएं बीजेपी के शासित प्रदेशों में क्यों होती हैं, ऐसी बड़ी घटनाएं? और अभी तक तो ये जो सामने बातें आई हैं कि वो चोरी का मामला था, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और मेरी कामना है कि वो नफरत की राजनीति का मामला ना हो। लेकिन सैफ और उनके परिवार के खिलाफ नफरती बयान बहुत से लोगों के आए हैं जी। और इसको देखते हुए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन में साफ नहीं होता है कि मोटिव क्या था इस हमले का, तब तक जो जिनके फिल्म स्टार्स या पब्लिक फिगर्स जो मुंबई में रहते हैं, जिनके खिलाफ नफरत के प्रचार चले हैं, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो सलमान खान हो, उन सब की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, सरकार को एहतियात देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये घटना सैफ अली खान की बात यहाँ जो कह रहे हैं, कर रहे हैं प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण है। और चाकू से उनके ऊपर वार किया गया रात को 2 बजे, 2:30 बजे वो फिर हॉस्पिटल लाए जाते हैं। उसके बाद अभी आईसीयू में हैं, ऑपरेशन होता है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू लगभग 2.5 मिलीमीटर तक चाकू जो है वो उसका एक हिस्सा टुकड़ा वो मिलता है। और आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये खोज छानबीन का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्या नफ़रत की राजनीति को इतना यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, उस कारण यहाँ के लोग जो हैं उस दिशा में सोचने लगे हैं? ये भी सोचिएगा ज़रा। लेकिन जो राजनेता हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको भी ज़रा लगाम लगाने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। शहजाद पूनावाला आखिर क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, और ऐसी चीजें आखिर क्यों हो रही हैं? जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास फिर से। आप प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ रहे थे आप, प्रेम कुमार जी। हम बस उसमें एक बात जोड़ना चाह रहे थे, जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कहीं ये हमला नफरत वाली का परिणाम तो नहीं है। आप हमलावर की जो ताजा सीसीटीवी तस्वीर देखेंगे, उसके पास वो गेरुआ कपड़े का वो लपेटा हुआ है, निकल रहा है, भगवा कपड़े का है पहना हुआ, निकल रहा है, वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। तो हमें लगता है अब इसको तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लियर होगा, लेकिन एक हत्या करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति गेरुआ कपड़ा लेकर के गया हमला करने, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। जी जी, ये भी एक अहम वो है सुराग जो कहीं ना कहीं उससे मिलता है। खैर, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आप कैसे देखते हैं, ज़रा इस चर्चा को और आगे बढ़ाइए। ये बात सिर्फ सैफ अली खान की नहीं, बात यहाँ चुनाव की हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरफ कह रहे हैं, आप याद कीजिए राहुल गांधी ने जब कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। उनकी इस बात की खूब भर्त्सना की गई थी, आलोचना की गई थी बीजेपी की तरफ से। आज भी राहुल गांधी जो अभी ही जो इंडियन स्टेट या डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी अलग ढंग से तमाम नेता, तमाम मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े देख रहा हूं दिग्गज पत्रकार जो हैं वो निकल के वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ आ रहा है कि राहुल गांधी ने यहाँ पता नहीं क्या कह दिया, कितनी खतरनाक बातें कह दी। लेकिन लगातार जो अर्बन नक्सल कहकर यही मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो अगर सेकुलर शब्द को कहकर ऐसे जैसे कि गालियां दे रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो उसको क्या माना जाए? मतलब आप जो कहें वो बढ़िया,
और दूसरा अगर कहे तो वो कड़वा, ये माना जाए। और अगर ये तो यहां की जनता को तय करना है ना कि क्या सच है क्या झूठ है। किसी भी हिसाब से आप चुनाव जीत लीजिए और उसके बाद सत्ता पर काबिज हो जाइए, कुर्सी पे बैठिए और अपने हिसाब से अपने अंदाज में आप पूरे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए, ये माना जाए। और आखिर लेकिन ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? ये एक ना एक दिन विस्फोट तो होगा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, वो राहुल गांधी से इतने ज्यादा भयभीत हैं कि उन्हें राहुल गांधी की हर एक बात को काउंटर करना है और लोगों की निगाह में राहुल गांधी को खलनायक साबित करना है। ये आप ट्रेंड जरा देखिएगा। एक दौर था, भारत जोड़ो यात्रा के पहले राहुल गांधी गंभीर राजनेता नहीं थे, राहुल गांधी समझदार नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा ने जो इस देश में राहुल गांधी की वास्तविक छवि को सामने रखा, उसके बाद राहुल गांधी देशद्रोही हो गए, अर्बन नक्सल हो गए। अचानक इतने समझदार कैसे हो गए कि वो इस पूरी पार्टी के लिए खतरा बन गए? जिनको कभी गंभीरता से नहीं लेती थी बीजेपी, मजाक बनाती थी, वो राहुल गांधी इतने गंभीर क्यों हो गए? दरअसल राहुल गांधी से इनको सबसे ज्यादा खतरा है, और इसलिए खतरा है कि राहुल गांधी इनके असली नब्ज को समझते हैं और राहुल गांधी उस बात को बोल रहे हैं जो उनके परनाना कभी नेहरू जी बोलते थे। बहुत स्पष्ट उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि आरएसएस से इस देश को खतरा है। सरदार पटेल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये पागलों का संगठन है, जिनकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। लेकिन नेहरू जी के उस दौर के बाद आरएसएस जो शुतुरमुर्ग बना, धीरे से जो उसने अपना रंग रूप चेंज किया, कभी सरकार के भीतर, कभी चापलूसी करते हुए, और फिर 77 के बाद तो बाकायदा उन्होंने सरकार में एंट्री की, घुसपैठ की। और जैसे ही उनको मौका मिला 2014 के बाद, तो असली रंग में आ गए जी। लंबे समय तक उन्होंने कभी तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया, संविधान को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रगान को अपमानित किया, और वो अब राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे। तो जो उनको एक्सपोज करे, जो उनकी असलियत बताए, तो उसको ही डिस्क्रेडिट कर दीजिए ताकि लोग भरोसा ही न करें। तो राहुल गांधी पर इसलिए उनको हमला करना है और इस पर वो कोई नरमी बरतेंगे, ये सोचना मुझे लगता है कि हम लोगों का भोलापन है। वो यही करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी उसके बाद और दुगनी ताकत के साथ खड़े होते हैं और वो इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि वो अपने परनाना जो 9 साढ़े 9 साल जेल में रहे, जेलों में रहे, वो उस विरासत से आते हैं जिनके पिता ने शहादत दी, जिनकी दादी ने शहादत दी इस देश के लिए कि हमारे खून का एक एक कतरा इस मिट्टी के लिए होगा। वो राहुल गांधी अगर आज खड़े हैं उस हिम्मत के साथ, अपने जीवन की परवाह किए बिना, और इस देश के लोगों के लिए। अब हम लोगों ने वो तमाम इंटरव्यू देखे हैं राहुल गांधी की, जहां शायद राजस्थान का वो वीडियो था, कुछ लड़कियों ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की अब तक। वो कहते हैं कि हमको वक्त नहीं मिला ये सोचने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश की राजनीति को दुरुस्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों को और इस देश के लोगों के बीच की कड़वाहट को दूर करने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ चुका है, लोगों के लिए जी रहा। अब ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं खतरा होगा? यहां जो नेताओं की फेरिस्त आप देख लीजिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, डेड, ये क्या बोलने वाले लोग? इनको आप नेता कहेंगे क्या? ये जब सत्ता में जाएंगे तो क्या करेंगे? और जो है वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए सिर्फ कुर्सी मायने रखती है।
और ये वो व्यक्ति है जो आज के 10-15 साल पहले ही प्रधानमंत्री बन सकता था। ये कौन नहीं जानता है। राहुल गांधी चाहते तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा जरूरत राहुल गांधी के लिए थी कि देश के लोगों के बीच में जाकर के काम करना, और जो आरएसएस बीजेपी की खतरनाक राजनीति है, जो विभाजनकारी मंसूबे हैं, जो नौजवानों को एक तरह से उनके भीतर नफरत पैदा करके और उन्हें असामाजिक बना देना, उनके हाथों में लाठी और डंडे पकड़ा देना, बजाय इसके कि उनके पास रोजगार हो। अब जो नौजवान, जो भी व्यक्ति गया था सैफ अली खान पर हमला करने के लिए, उसके पास अगर रोजगार होता, उसका अपना परिवार होता, तो क्या वो ये करता? तो लोगों को बेरोजगार बना देना, आसना देना, फिर नफरत उनके भीतर भर देना। और काहे की नफरत? कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर। एक वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता एक दलित के मुंह पर पेशाब करता है। अब इनके कारनामे इतने हैं कि अगर आप कहने के लिए बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे कम पड़ेंगे। ये देश जानता है इस बात को। राहुल गांधी बार बार उस खतरे को एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ऐसे में इनके लिए यही मुश्किल है कि कहीं राहुल गांधी के प्रति लोगों के भीतर वो हमदर्दी न पैदा हो जाए जो हो रही। राहुल गांधी को जननायक के रूप में लोग उद्धृत कर रहे हैं, एक संविधान को बचाने के योद्धा के रूप में लोग उद्धृत कर रहे हैं, और राहुल गांधी के भीतर लोग नेहरू, अंबेडकर को देख रहे हैं। तो एक ऐसा नौजवान जो सब कुछ छोड़ करके, अब वो यहां तो नौटंकी होती है कि साहब पत्नी को छोड़ दिया, तो बुद्ध ने भी छोड़ दिया था, और वो किसके लिए करेंगे? अडानी साहब तो 600 में नंबर से अब दूसरे नंबर पे आ गए थे, अब तो खैर पहुंच गए, तो किसके लिए कर रहे हैं वो सबको मालूम है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लगभग सार्वजनिक जीवन को छोड़ दिया, और वो ढोंग नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि हमने त्याग किया है कोई बहुत बड़ा, वो ये कहता है कि हमको अभी उस बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिली। वो ये ढोंग नहीं करता, आडंबर नहीं है उसके भीतर, अहंकार नहीं है उसके भीतर, और इसीलिए राहुल गांधी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए रोज ये यही खेल करते हैं और करते रहेंगे। ये मान जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ये मुझे लगता है गांधी जी यहां फेल होते हैं। गांधी जी सोच रहे थे कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा साहब, इनका नहीं होगा। इनके लिए एक दूसरा ही रास्ता चाहिए, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि मोहन भागवत अगर किसी और देश में होते तो एफआईआर होती, जेल में होता, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा होता। इनका असली ठिकाना वहां है जो आजादी के आंदोलन में तो दलाली करके भागे। अब इनको समझ में आया, तो इनको असली जगह दिखाने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब सत्ता बदलेगी। राहुल गांधी को बस एक काम और करना है कि वो सत्ता की जो भूख है वो भी पैदा करनी है। सिर्फ गांधी नहीं, बहुत बड़ी बात, नेहरू भी बनना है। राहुल गांधी को वो सत्ता की भूख पैदा करनी है, उसकी ज्यादा जरूरत है। और लोग ये चाहते हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी के चाहने का मामला नहीं है, ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के भीतर वो सत्ता की चाहत पैदा हो। बदलाव तभी होगा, और मुझे लगता है कि आज जो कुछ है सामने, वो एक ही व्यक्ति है जो इस देश को बचाना, संविधान को बचाने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित होकर के खड़ा है, और हम सबको उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सत्ता की भूख भी होनी चाहिए, और अगर सत्ता नहीं पाएंगे तो फिर कैसे? क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये लिख कर रख लो, हम जब आएंगे तो ये कर देंगे, हम जब आएंगे तो वो कर देंगे। ये जब बातें कहते हैं, चाहे वो जाति आधारित जनगणना की बात हो या संविधान की रक्षा की बात हो, अगर ये बात कहते हैं तो उसके लिए आपको सत्ता पर काबिज होना होगा, और सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में वो भूख पैदा करनी होगी। क्या राहुल गांधी वो कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, या उसी राह पर हैं राहुल गांधी?
ये राहुल गांधी को भी सोचना है, उनके तमाम सलाहकारों को सोचना है और साथ साथ उनके कार्यकर्ता, नेता, कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी सोचना होगा कि आखिर सत्ता पर काबिज कैसे हों, क्योंकि दूसरी तरफ जो सत्ता पर काबिज हैं वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो कर रहे हैं वो अब गलत दिशा है और यही बात लगातार कही जा रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत सही चलते चलते सवाल उठाया और आपने उसको और एम्पलीफाई किया कि विस्तार आपने दिया कि ये सत्ता की भूख जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आप न्याय योजना की बात करते हैं, जब आप आरक्षण को 50% बढ़ाकर उसका समय सीमा तोड़ने की बात करते हैं, जब आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जब आप वंचितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, जब आप संवैधानिक संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें निकलती चुनाव से ही है और चुनाव के जरिए जब आप सत्ता हासिल करते हैं तब निकलती हैं। आज नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को विकृत करने की स्थिति में है, अगर आज संविधान पर हमले हो रहे हैं और मोहन भागवत खुलकर अगर संविधान को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है और इसलिए मोहन भागवत के अंदर ये ताकत आ रही है कि वो इस देश के संविधान को खुली चुनौती दे सकें। तो इसलिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सत्ता में आना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, इनको माकूल जगह इनकी जो है वो इनको दिखाई जा सके और देश को एक सही रास्ते पर ले जाया जा सके। तो इसलिए ये भूख पैदा करना सत्ता की जो है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। मुझे लगता है कि उस दिशा में शायद काम चल भी रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अगर सीधी सीधी ये बात कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं जो संस्थाएं हैं, तो राजीव जी ये जाहिर सी बात है कि अगर हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं से लड़ रहे हैं, तो ये भूख से ही मसला पैदा हो रहा है, सत्ता की भूख से मसला पैदा हो रहा है कि हमें इंडियन स्टेट से भी अब लड़ना पड़ेगा, चूंकि हमें सरकार में आना है और जो देश के साथ कुकर्म किए जा रहे हैं, जो देश के साथ जो है बुरी चीजें की जा रही हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो इंडिया गठबंधन को सत्ता में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर राजीव जी, इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें की जा रही थी, साहब अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, हम लोगों ने वो तो सुनवाया ही था अखिलेश यादव का। आज तो उन्होंने और स्पष्ट रूप से कर दिया, उन्होंने कहा अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो राजीव जी, ये सत्ता की भूख जो है जिस पे रविकांत जी ने आकर छोड़ा था, इस सत्ता की भूख निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस सत्ता की भूख बनाकर रखनी है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश के संविधान के खिलाफ जा रही हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए काम भी करना है। जी प्रशांत जी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मुख्य बात क्या है कि आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस एजेंडा पे राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से हैं और बहुत अग्रेसिव तरीके से हैं, उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्जन का एक जो फ्रेमवर्क है वो तैयार नहीं है। इसीलिए बार बार इलेक्शन में तो लगता है कि कैंपेन बड़ा अच्छा चल रहा है, भाषण बड़े अच्छे हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक रोल है, लेकिन उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं दिखाई देते। उसकी एक वजह यही है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव आप सेट करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्जन का जो एक स्टेप है वो एक कहीं गैप है जो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को भरना है। उसी में सत्ता की भूख और बाकी चीजें आ जाती हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? देखिए, अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो दरअसल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस की जरूरत हर उस दल को है जो इंडिया गठबंधन में है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को केवल बाकी दलों की जरूरत है और बाकी दलों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कुछ समय अभी मिल्कीपुर का चुनाव लड़ना है, कांग्रेस का विरोध करके देख लें, जैसे दिल्ली में कर रहे थे, बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब मिल्कीपुर का चुनाव सामने आया तो कांग्रेस की जरूरत उनको आ गई, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है ये बोलना पड़ा। तो ये बातें साबित करती हैं कि बार बार जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते रहते हैं कि 37 सीटें उनको मिली और उनकी वजह से कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई, तो ऐसा है तो आपने तो लड़के देखा बाई इलेक्शंस भी क्या पोजीशन हुआ, नजर आ गया
इंडिया गठबंधन बोलते रहे, लेकिन जनता को मैसेज चला गया कि भाई कांग्रेस का तो समर्थन नहीं है। आपको कांग्रेस का समर्थन दिखाना पड़ेगा अगर 37 वाला परफॉर्मेंस आपको लाना है तो। ये इस गरज को बताता है अखिलेश यादव जी को कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस को भी अखिलेश यादव जी की जरूरत है, यानी इंडिया गठबंधन देश की जरूरत है। इसको आप जब कभी भी नकारने की कोशिश करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम मिलेगा, और परिणाम उन्होंने चखा है। अब मिल्कीपुर में आपको चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी अगर आप इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस के लिए आप पॉजिटिव बात नहीं बोलते हैं। यही बात मोटे तौर पर सामने आती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, आप तो लखनऊ में हैं और जो बात अब चूंकि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव की तरफ चली गई है, तो थोड़ा सा इसमें मैं चाहूँगा आप जोड़िए। और कितनी ज़रूरत आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को है? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के साथ आने की वजह से बहुत सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट किया क्योंकि कांग्रेस साथ थी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था। अब भले ही समाजवादी पार्टी का अपना एनालिसिस होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो माइनॉरिटी मतदाता निकल रहा था समाजवादी पार्टी से, उसको इंटैक्ट रखने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका अदा की। दूसरा, जो दलित समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहता है, और आज भी वो स्थिति है। आप अवध क्षेत्र में देखेंगे तो पासी है उनके साथ, लेकिन पासी के अलावा और दूसरी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इसी तरह से पूरे प्रदेश का हाल है। अब इतना वक्त नहीं है, नहीं पूरे प्रदेश के बारे में बताता, तो एक छोटा सा हिस्सा ही समाजवादी पार्टी के साथ है। आप अगर जाति के आधार पर कहें तो केवल पासी उनके साथ है, वो भी 60%, 100% भी नहीं। इसके अलावा चाहे वो जाटव हो, कोरी हो, धोबी हो, अन्य जो जातियां हैं, यहां तक कि वाल्मीकि समाज, अगर जो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी थी, खास करके राहुल गांधी। और उसमें अति पिछड़ा समाज में भी आप बात कीजिएगा तो एक नाम केवल चल रहा था, वो था राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी को वोट करना है, और राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी है तो उनको वोट करना है। यही आज भी स्थिति है। अब थोड़ा खड़गे जी का भी प्रभाव है दलितों में खास करके। तो ये जो जोड़ी है राहुल जी की और खड़गे जी की, ये उत्तर प्रदेश में दलितों में, माइनॉरिटी में, अति पिछड़ा समाज में, इन तीनों में बेहद महत्वपूर्ण है। उनके संवेदनशीलता उनके साथ है। और अगर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से अगर दूर जाते हैं तो ये तीनों ही समाज छिटकेंगे। इस बात का एहसास अखिलेश जी को हो गया। अभी कुछ दिनों पहले कुछ और बोल रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव आते ही उनको ये एहसास हो गया कि अगर हमने कांग्रेस से दूरी बनाई तो ये वोटर हमारा निकल जाएगा। क्योंकि वो कांग्रेस के विश्वास की वजह से, कांग्रेस में मैंने कहा कि दो लोग, राहुल गांधी नंबर 1 पर और खड़गे जी, इनकी वजह से। अब हम ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लीडरशिप की वजह से नहीं, कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है उसकी वजह से, नो, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी वजह से समाजवादी पार्टी को लाभ हो रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ रहने का और इंडिया अलायंस के इंटैक्ट रहने की बात कही है। ये बहुत रणनीतिक बयान है, बहुत समझदारी वाला बयान है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत समझदारी वाला बयान। और जो बात अभी यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी ने छेड़ी थी, उस बात को थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे थे। और इंडिया गठबंधन का जिक्र बार बार आता है, और जिक्र में यही आता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो गया, इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। ये बातें भी होती हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता भी हैं। और वो जो बातें कह रहे हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन वैसी बातें करने वाले बहुत कम नेता इंडिया गठबंधन के ही सामने नहीं आते, हिम्मत नहीं करते। राहुल गांधी अकेले हैं जो 28 या 24 मुकदमे झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी, चाहे अदानी का मामला हो, अंबानी का मामला हो, या राहुल गांधी देश के स्टेट्स की बात हो, आज जब उधर आउटगोइंग प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो अभी हैं,
20 तारीख को ट्रंप आ जाएंगे, उनका कल का भाषण आप सुनिए। देश को संबोधित किया उन्होंने, वो सारी बातें कही हैं अपने देश के लिए जो बातें राहुल गांधी यहां करते हैं अपने देश के लिए। अगर आप लोगों ने उनके भाषण को सुना होगा तो राहुल गांधी भी कहते हैं यहां कि कुछ लोगों ने, कुछ उद्योगपतियों ने देश को जकड़ लिया है और देश के लोकतंत्र के पर उस खतरा है और देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वही बात वहां जो बाइडेन कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वहां जो बाइडेन कह रहे थे कल उनके भाषण में, और वही बातें यहां राहुल गांधी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या दोनों मिले हुए हैं या दोनों समझदार हैं? समझदार लोग जब कुर्सी पे नहीं रहते हैं तो ये भी उस देश के लिए अच्छा नहीं है, भारत जैसे देश के लिए। समझदार लोगों को कुर्सी पे रहना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को रहना चाहिए। और यही चीज़ अमेरिका के लिए 250 साल पुराना, 237 साल पुराना लोकतंत्र अमेरिका किस दिशा में जा रहा है आप लोग देखिएगा। आने वाला वक्त बस थर्ड वर्ल्ड वार ना हो ये मनाइए, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बनी हुई हैं। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और ख़ासकर ट्रंप साहब तो उसी दिशा में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं ही विश्व को। आप देख लीजिए ज़रा, बहुत कुछ है जो तीसरे युद्ध की ओर, तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ले जाते हुए यहाँ एक पिक्चर दिखाई देता है। उस पर भी गौर फरमाइए और कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा हम लोग दिल्ली चुनाव, देश की सियासत, इन सब के इर्द गिर्द कर रहे हैं। और विश्व से रिलेटेड अगर कुछ खबरें देखनी हो तो वर्ल्ड न्यूज नाम का हमारा एक बुलेटिन है, वो ज़रूर देखा कीजिए। रोज़ हम वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन आप लोगों के बीच रखते हैं, उसको ज़रूर देखा कीजिए। कम से कम चुनिंदा 4-5 खबरें आप तक हम ज़रूर पहुंचा देते हैं उसके ज़रिए। तो डीवी लाइव पर आप जुड़े रहिए और बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। उन सब